हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अमेराज। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप सभी स्टूडेंट अपने अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन में आप सभी लोग कर रहे होंगे। एंड देन जितने भी स्टूडेंट जो पेड बैच से ज्वाइन है, एंड जितने भी स्टूडेंट जो पेड बैच से बहुत पहले से ज्वाइन है, जितने भी स्टूडेंट जो पेड बैच से अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, आप सभी स्टूडेंट को मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी कंप्लीट फोकस करते रहिए, अपनी तैयारी पे लगे रहिए। जितने भी सेक्शन है सभी सेक्शन पे आप अपने कमांड अच्छे से बनाइए, कंप्लीट फोकस कीजिए अपने हर एक टॉपिक को। जितने भी स्टूडेंट जो पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप पूरी तरीके से पेड बैच को बाई कर सकते हैं एंड क्लास से आप पूरी तरीके से जुड़ सकते हैं। देखिए, पेड बैच में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है। पेड बैच में आपको डेली थ्योरी की क्लास आपको मिल रही है, बेसिक टू हाई लेवल पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। बेसिक लेवल से थ्योरी की क्लास चल रही है, 1 बाय 1 सिलेबस वाइज पूरी थ्योरी की क्लास चल रही है। एंड देन MCQ की क्लास आपको मिल रही है। जो थ्योरी आपको मॉर्निंग में पढ़ाया जाता है उसी का ही पूरी तरीके से थ्योरी कंप्लीट करा दिया जाता है। थ्योरी में आपके जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं जो MCQ बेस पर आते हैं वो कंप्लीट कराया जाता है। एंड जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं जिसे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहते हैं वो भी पूरी कंप्लीट आपका MCQ क्लास में होता है। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस चलती है, बाइलिंगुअल मोड में ये क्लासेस चलती है, इंग्लिश हिंदी का कोई इशू नहीं है। एंड देन हर सैटरडे को आपको न्यूमेरिकल का क्लास रखा जाता है, न्यूमेरिकल ही आपका सॉल्व कराया जाता है। एंड आफ्टर क्लास के बाद PDF नोट्स आपको ऐप पर पूरी तरीके से मिल जाएंगे, पूरा अपलोड कर दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है। आप वहाँ से नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपनी कंटिन्यू स्टडी को चालू कर सकते हैं। एंड देन मॉक टेस्ट वगैरह भी अपडेट किया जा रहा है। क्लियर? तो आप सभी स्टूडेंट लगातार अपने कंप्लीट प्रिपरेशन को बनाए रखें। जितने भी स्टूडेंट पेड बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं जल्दी से ज्वाइन हो लीजिए। क्लियर? एंड देन आज की क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। जो आपका जो टॉपिक चल रहा था, क्लियर, टॉपिक आपका चल रहा था टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। ये टॉपिक हम लोगों ने अब थ्योरी पूरी तरीके से मैंने ये थ्योरी आपको पढ़ाया है मॉर्निंग में। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आपके ऑडिट रिपोर्ट होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट को हम ऑडिटर्स रिपोर्ट भी कह सकते हैं। मतलब ऑडिटर्स रिपोर्ट मतलब लेखा परीक्षा या अंकेक्षक जो आपका ऑडिट करने का काम करता है, कौन करता है? ऑडिटर करता है। तो ऑडिटर को हिंदी में क्या कहते हैं? अंकेक्षक कहते हैं या लेखा परीक्षक कहते हैं। ठीक है, तो अंकेक्षक का जो रिपोर्ट होता है या लेखा परीक्षक का रिपोर्ट जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट को हम अंकेक्षक का रिपोर्ट या ऑडिटर्स रिपोर्ट भी कह सकते हैं। क्लियर? ये चैप्टर पूरा कंप्लीट आपका आज फाइनल हो गया है। कितने प्रकार के ऑडिट रिपोर्ट आपके होते हैं, अंकेक्षक कौन कौन से रिपोर्ट को तैयार करता है, हर एक रिपोर्ट में वो कौन कौन से अपने ओपिनियन देता है, ये पूरा कवर हो गया आपके आज के टॉपिक में। क्लियर? अब हम लोग इसका MCQ सेक्शन देखेंगे। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इसके PDF वगैरह आपको ऐप पर मिल जाएंगे। आप सभी स्टूडेंट को जल्दी जितने भी फाइनल अकाउंट जो कंप्लीट हो गया उसका पूरा नोट्स आपको ऐप पर मिलेगा। ठीक है, आप वहाँ से नोट्स को बाई कर सकते हैं। देन आज की क्लास हम लोग स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वायलेशन ऑफ सेक्शन 143(12) इम्प्लाई ए फाइन ऑफ ₹1,00,000। मतलब सेक्शन मतलब धारा 143(12) के उल्लंघन पर, ठीक है, कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। मतलब अगर आप वायलेशन करते हैं, उल्लंघन करते हैं किस सेक्शन का? 143(12) का पूरी तरीके से, तो कितने लाख का रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है आप पर? 12 लाख का, 1 लाख रुपए का आपका जुर्माना लगाया जा सकता है। टोटल 1 लाख रुपए का आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? यहाँ पे जान लेते हैं पूरी तरीके से ये सेक्शन 143(12) ये होता क्या है। क्लियर? देखिए, जो कंपनी का ऑडिटर्स होता है जब वो पूरी तरीके से अपना ऑडिट वर्क स्टार्ट करता है, सभी अकाउंट्स को, सभी लेजर, सभी बैलेंस शीट या कंपनी के हम कह सकते हैं पूरी बैलेंस शीट को जब वो पूरी तरीके से वेरीफाई करता है, अपना मतलब रिपोर्ट अपना जब तैयार करता है, वेरीफाई करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट जो तैयार करता है, तो उसे जब मालूम चलता है कि कंपनी के बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं जो कंपनी को धोखा दे रहे हैं, ठीक है, कंपनी से फ्रॉड कर रहे हैं, तो इस बेस पे क्या कर सकता है ऑडिटर जो होता है, ठीक है, वो पूरी तरीके से 143(12), ठीक है, सेक्शन 143(12) के उल्लंघन के मामले में पूरी तरीके से इन सभी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। क्लियर? और केंद्र सरकार को पूरी तरीके से रिपोर्ट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनको पूरी तरीके से वो रिपोर्ट कर सकता है।
कौन? ऑडिटर्स। क्लियर? तो 143 आपका सेक्शन 143 क्या है? कंपनी का ऑडिटर्स पूरी तरीके से कंपनी के साथ जितने भी एम्प्लॉय या ऑफिसर धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, उसे अगर लगेगा कि हाँ ये ऑडिटर, ये ऑफिसर कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो 143(12) के वायलेशन के मामले में उस अधिकारी के खिलाफ वो पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में शिकायत कर सकता है। और 143(12) के उल्लंघन के मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे 1 लाख रुपए का पूरी तरीके से जुर्माना दिया जाता है। और ये सिर्फ ऑडिटर द्वारा ऑफिसर के लिए लागू होता है। एंड कभी कभार क्या होता है, जितने भी ऑडिटर्स होते हैं पूरी तरीके से कंपनी का जो ओनर होता है, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, वो ऑडिटर पे विश्वास करते हैं। ऑडिटर क्या करता है? लेखा परीक्षक कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरीके से वेरीफाई करता है। इन डॉक्यूमेंट में जितने भी मतलब बैंक हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी चेक करता है। क्लियर? एंड इन सबके साथ साथ जितना भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन का या पूरे कंपनी का जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस अकाउंट है या बैलेंस शीट है, ठीक है, जितने भी लेजर है, वाउचर्स है, सभी को वेरीफाई करता है। अगर ऑडिटर्स कोई फ्रॉड करता है तो ऑडिटर्स के खिलाफ भी यही धारा का उल्लंघन करने पर उसे 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया जा सकता है, उस पर लगाया जा सकता है। क्लियर? तो आपको लगभग ये क्लियर हो गया होगा 143 सेक्शन 143(12) है क्या और कितना जुर्माना लगता है। क्लियर? यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, एन ऑडिट रिपोर्ट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द ऑडिट वर्क। एक ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट का कार्य का अंतिम उत्पाद है। मतलब एक ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर्स का जो रिपोर्ट होता है उसे हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। क्लियर? इसका जो फाइनल उत्पाद जो होता है वो क्या होता है? लेखा परीक्षक का अंतिम उत्पाद है। क्लियर? मीन यहाँ पे ऑडिटर्स का फाइनल, मतलब जो हम कह सकते हैं कि फाइनल जो प्रोडक्ट होता है ऑडिट का, वो किसका होता है? वो ऑडिटर्स का ही तो होता है। लेखा परीक्षा ही तो आपके कंपनी को पूरी तरीके से ऑडिट वर्क करता है। अगर कोई कंपनी है तो उसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कौन करेगा? ऑडिटर ही करेगा। ऑडिटर एक आपका एक योग्य शिक्षित व्यक्ति होता है, ठीक है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। इसमें आपका सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, या किसी भी कंपनी से पढ़ा हुआ या किसी भी स्कूल कॉलेज से पढ़ा हुआ एक योग्य व्यक्ति होता है। क्लियर? ऑलमोस्ट ये ज़्यादातर सीए ही आपके ऑडिटर्स नियुक्त किए जाते हैं। ऑडिटर्स आपके 3 टाइप के होते हैं। इंटरनल ऑडिटर्स होता है जो कंपनी का ही सभी एम्प्लॉय होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो बाहर से नियुक्त किए जाते हैं कंपनी में। क्लियर? एंड गवर्नमेंट ऑडिटर्स होते हैं आपके, जो सरकारी ऑडिटर्स आपके होता है, सरकारी लेखा परीक्षक होता है। इसकी भी वैकेंसी निकलती है अच्छी खासी। क्लियर? तो ये अंतिम फाइनल प्रोडक्ट किसका होता है? ये आपका लेखा परीक्षक का होता है। क्लियर है? यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, ऑडिटर्स इज मेनली कंसर्न विद, और अंकेक्षक को मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अंकेक्षक किसके साथ पूरी रूप से संबंधित होता है? तो सबसे पहले क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। जाहिर सी बात है, जितने भी क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स होंगे, जितनी भी जो खाते की पुस्तकें होती है, उनकी महत्वपूर्ण जांच से है। क्लियर? मतलब जितने भी अकाउंट्स बुक हैं, अकाउंटिंग की जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी बुक्स हैं खातों की, ठीक है, उन सभी की वो पूरी तरीके से जांच करता है। क्लियर? जितने भी आप लेजर में अकाउंट ओपन करेंगे, बैंक, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक है, उन सबका वो जांच करेगा। सही है। वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय अदर्स, दूसरे के द्वारा जो तैयार किए गए खाते का भी वो सत्यापन करेगा। भाई दूसरा कोई कंपनी को पूरी तरीके से बना कर क्या दे दिया, अकाउंट्स तैयार करके दे दिया, तो कंपनी उस पर विश्वास थोड़ी ना कर लेगी, उसका भी वेरिफिकेशन ऑडिटर्स करता है। प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट को पूरी तरीके से कौन तैयार करके देता है? ऑडिटर्स देता है। ऑडिट वर्क करेगा तो ऑडिट अपना रिपोर्ट देगा ना, तो ये ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? यहाँ पे आज के क्लास में हम लोगों ने पूरा पढ़ा था नेगेटिव रिपोर्ट क्या होता है। नेगेटिव रिपोर्ट इज व्हेन ऑडिटर से, नेगेटिव रिपोर्ट ऑडिटर कब जारी करता है? पूरी तरीके से जब वो रिपोर्ट के मामले में अपना नेगेटिविटी कब दिखाता है। क्लियर? तो कब वो दिखाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब पुस्तकों में प्रबंधन द्वारा की गई पुष्टि से सहमत नहीं है, मतलब नॉट एग्री विद अफर्मेशन मेड बाय मैनेजमेंट इन द बुक। मतलब बुक में, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इसे ऑडिट वर्क करने के लिए उसे सही से एविडेंस नहीं मिला है। मतलब ऑडिट वर्क को कैसे करता ऑडिटर? उसे सभी जितने भी ट्रांजैक्शन हुए सभी के वाउचर्स उसे चाहिए, सभी वाउचर्स के साथ साथ सभी बुक्स चाहिए, सब्सिडी बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, जितना भी बुक्स बना हुआ है एंड जितने भी अकाउंट बने हुए हैं सभी की उसे, मतलब सभी अकाउंट्स उसे चाहिए, जितने भी अकाउंट कंपनी में बने हुए हैं सभी के खाता वही उसे चाहिए। जब ये सब उसे पर्याप्त नहीं मिलेगा, मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं है, कंपनी का सही से वर्क नहीं कर रही है, तो वो अपना नेगेटिव रिपोर्ट देगा ही। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नॉट एग्री विद अफर्मेशन मेड बाय द मैनेजमेंट इन द बुक्स। क्लियर? सही से बुक्स भी नहीं तैयार किया गया कंपनी में, जब वो वेरीफाई करेगा तो उसे सब क्लियर हो जाएगा ऑडिटर्स को। इसलिए नेगेटिव रिपोर्ट वो कब देगा? जब उसे पूरी तरीके से एविडेंस नहीं मिलेगा और वो कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम से संतुष्ट नहीं होगा। क्लियर? चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज मेड व्हेन ऑडिटर सेज। राय का स्वीकरण तब किया जाता है जब लेखा परीक्षक होता है।
पूरी तरीके से अंकेक्षक क्या देता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर क्या किया, लेखा परीक्षक आपके कंपनी में मतलब किसी कंपनी में गया ऑडिट करने और पूरी रिपोर्ट को उसने मतलब पूरा अकाउंट हो गया, ठीक है, सब जितने बुक्स है वो पूरा देखा, वाउचर्स देखा, ठीक है, बैलेंस शीट देखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, सभी को उसने वेरीफाई किया। लेकिन वेरीफाई जब वो करने जा रहा है, ठीक है, तो उसे कोई भी डॉक्यूमेंट दिया ही नहीं जा रहा है, मतलब पूरी तरीके से उसे कोई एविडेंस मिला ही नहीं है कंपनी से। मतलब वो इन सबको वेरीफाई कैसे करेगा जब वो वेरीफाई करने के लिए उसे साक्ष्य नहीं मिलेगा, अच्छे से कोई भी साक्ष्य उसे नहीं मिलेगा, एविडेंस नहीं मिलेगा, तो वो क्या कहेगा, वो यही कहेगा कि मैं इस रिपोर्ट के मामले में मतलब इस कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट के मामले में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसने वर्क ही नहीं किया ऑडिटर्स ने। जब उसे कोई एविडेंस ही नहीं मिलेगा, उसे कोई वाउचर ही कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा, ना ही कोई बुक्स मिलेगा, ना ही कोई अकाउंट्स उसे दिया जाएगा वेरीफाई करने के लिए कंपनी में, ठीक है, तो वो ऊपर ऊपर थोड़ी ना देखकर ऊपर ऊपर से थोड़ी ना अकाउंट्स को वेरीफाई करके वो कह देगा कि ये कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है और कंपनी अच्छे में चल रही है, थोड़ी ना कह सकता है। तो वो अपना जो रिपोर्ट तैयार करेगा वो ना तो पॉजिटिव देगा ना नेगेटिव देगा, वो बस यही सीधे डायरेक्ट कहेगा कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मतलब वो पूरी तरीके से कुछ भी नहीं कह सकता। क्लियर, मतलब यहाँ पे अनेबल टू फॉर्म ओवरऑल ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सी इज द राइट आंसर। अनेबल टू फॉर्म ओवरऑल ओपिनियन ऑन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर वो राय नहीं दे सकता। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आपके डाउट क्लियर है? चलिए यहाँ पे अब हम बात करेंगे 6 नंबर, ऑडिट रिपोर्ट विद रिजर्वेशन इज नोन एज, आरक्षण के साथ ऑडिट रिपोर्ट को इस प्रकार जाना जाता है, मतलब रिजर्वेशन के साथ। तो आपका क्या ऑप्शन है, क्लीन रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट, एडवर्स रिपोर्ट, ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। देखिए ये इसका राइट आंसर होगा क्वालिफाइड रिपोर्ट, योग्य रिपोर्ट आरक्षण के साथ। मतलब कंपनी ने क्या, ऑडिटर्स ने क्या किया, कंपनी के ऑडिट वर्क को अच्छे से किया है, सभी बुक्स को उसने वेरीफाई किया हुआ है, सभी अकाउंट्स को वेरीफाई किया, बैलेंस शीट को उसने वेरीफाई किया है, उसे जो त्रुटियां मिली है, त्रुटियां मिली ही नहीं है, ठीक है, कोई भी एरर उसे नहीं मिला है कंपनी में, कोई भी कंपनी के साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, तो वो इस बेस पे क्या कह सकता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट, ये कि योग्य रिपोर्ट है, ये एक अच्छा रिपोर्ट है, ठीक है, वो इसीलिए जारी करता है। क्लियर। एडवर्स रिपोर्ट क्या होता है, कंपनी में सभी चीज़ें उसने वेरीफाई किया लेकिन कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहे हैं, बहुत सारी जो अकाउंट्स है उसमें बहुत सारे एरर है, बहुत सारे क्या है मिस्टेक है, तो इस बेस पे वो क्या कहेगा, अपना प्रतिकूल ओपिनियन देगा, मतलब अपोजिट अपना राय देगा कि ये ठीक नहीं है और इसमें बहुत सारी त्रुटियां, इसे सही किया जाए, ठीक है, जितने भी मिस्टेक वगैरह है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मैंने आपको बताया, जब उसे काम करने के लिए कोई वाउचर्स वगैरह कोई भी अकाउंट्स वगैरह नहीं मिलेगा काम करने के लिए, तो वो यही कहेगा कि मैं कुछ नहीं कह सकता। क्लियर। क्लीन रिपोर्ट क्या होता है, पूरी तरीके से उसने पूरा वेरीफाई कर लिया, हर एक अकाउंट को उसने देख लिया। क्लियर। ऑडिटर्स रिपोर्ट में वो कहेगा इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्वालिफाइड रिपोर्ट होगा, क्वालिफाइड रिपोर्ट पूरी तरीके से क्वालिफाई कर देगा। क्लियर। देन यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अ क्लीन रिपोर्ट इज इश्यू व्हेन द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड विद। क्लीन रिपोर्ट पूरी तरीके से कब ऑडिटर जारी करता है, जब लेखा परीक्षक इससे संतुष्ट होता है। लेखा परीक्षक जब संतुष्ट होता है तो आपका क्लीन रिपोर्ट जारी करता है। तो किन चीज़ों से वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होता है। क्लियर। किन चीज़ों से, फेयरनेस ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या ऑल द कंटेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर। एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनेशन गिवन बाय हिज क्लाइंट, या ऑल ऑफ दिस। क्लियर। तो किन चीज़ों से आपका ऑडिटर्स पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होता है, तब वो पूरी तरीके से क्लीन रिपोर्ट जारी करता है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, पूरी तरीके से सभी चीज़ें। ठीक है, जब उसे पूरी तरीके से बैलेंस शीट ऑडिटर्स ने वेरीफाई किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। और इन सबको वेरीफाई करने के बाद उसे कोई भी मिस्टेक, त्रुटि, फ्रॉड कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्लियर। जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसने वेरीफाई किया हुआ है, सभी जितने भी बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट है, कोई भी उसे फ्रॉड नहीं मिला हुआ है। और जितने भी मुवकिल है या साक्ष्य दस्तावेज सभी का, ठीक है, जितने भी एविडेंस है आपका वाउचर, अकाउंट्स, ठीक है, लेजर, ये सब आपके आएंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट एक्सप्लेनेशन बाय हिज क्लाइंट, ठीक है, और उसके क्लाइंट द्वारा जितना भी दस्तावेज जो दिया गया है पूरी तरीके से सही है, तो वो क्लीन रिपोर्ट जारी करता है। क्लियर। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका होगा ऑल ऑफ दिस, सभी सही है। सभी चीज़ें होने पर, ये सभी चीज़ें होने पर वो क्या करेगा, ऑडिटर्स क्या करेगा, क्लीन रिपोर्ट जारी करेगा। क्लियर। इस चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए फिर से रिपीट हो गया है। ऑडिट रिपोर्ट द फाइनल प्रोडक्ट किसका होता है, ये आपका किसका होता है, ऑडिटर्स का होता है। तो ये रिपोर्ट ये फिर से एक बार रिपीट हो गया, इसको हम लोग स्किप करते हैं। 9th नंबर है, ऑडिट रिपोर्ट इज मेंट फॉर द कंपनी। ऑडिट रिपोर्ट कंपनी के लिए होती है।
कंपनी के किसके लिए होती हैं? क्रेडिटर्स के लिए ही बनाई जाती है ऑडिट रिपोर्ट, एम्प्लॉय कर्मचारी के लिए बनाई जाती है, या बैंकर्स के लिए बनाई जाती हैं, या शेयर होल्डर्स के लिए बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है शेयर होल्डर्स। कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने अपना अपना शेयर लगाया कंपनी के लिए, भाई जो पैसा लगाएंगे, जो शेयर लगाएंगे, ऑडिटर्स उन्हीं के लिए तो रिपोर्ट बनाएगा। जो पैसा मतलब जिनसे कंपनी ने पैसा लिया है उनके लिए नहीं बनाएगा। क्लियर? रिपोर्ट जितने भी एम्प्लॉय हैं जो काम किए तो काम करने वाले हैं, इनके लिए तो थोड़ी ना बनाएगा, बैंकर्स के लिए भी नहीं बनाएगा। शेयर होल्डर जिसने कंपनी में पैसा लगाया है वही तो ऑडिटर्स को अपॉइंट करेंगे, वही तो पैसा लगाएंगे कि हाँ ऑडिटर्स को हम लोग इतनी सैलरी देते हैं, ऑडिटर ये सीए आएगा हम लोग की कंपनी में वर्क करेगा, पूरे अकाउंट को वेरीफाई करेगा। तो शेयर होल्डर अपना पैसा लगाते हैं, वही लोग ऑडिटर्स को नियुक्त करते हैं, ऑडिटर्स उन्हीं के लोगों के लिए काम करता है, शेयर होल्डर्स के लिए। तो कंपनी का जो रिपोर्ट होता है, ऑडिट का जो रिपोर्ट होता है, वो पूरी तरीके से कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए ही होता है। क्लियर? डाउट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमिटी शुड बी इन मतलब लेखा परीक्षक समिति की बैठकें 1 वर्ष में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो ऑडिट कमेटी है, ठीक है, पूरी तरीके से 1 वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? तो ये टोटल आपकी 4 बार होनी चाहिए। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 4 बार ये मीटिंग आपकी होनी चाहिए एज अ 4 टाइम ऑडिट कमेटी। क्लियर? ऑडिट कमेटी में ऑडिटर्स होते हैं, जितने कंपनी के एम्प्लॉय रहते हैं, कंपनी का ओनर रहता है, कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स रहते हैं, ये सब रहते हैं। और ये पूरी तरीके ऑडिटर्स के जितने एम्प्लॉय रहते हैं जो ऑडिट वर्क करते हैं, क्लियर, ये सभी रहते हैं। और ये बैठ के 1 वर्ष में जरूर होनी चाहिए। 1 वर्ष में कितनी होनी चाहिए? 4 बार जरूर होनी चाहिए, 4 टाइम। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? देन यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ऑडिट रिपोर्ट शुड बी साइन इन द पर्सनल नेम ऑफ द, मतलब ऑडिट रिपोर्ट पर निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम से हस्ताक्षर होने चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट पहले आप बताइए कौन तैयार करता है? ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर तैयार करता है। कंपनी का जितना लेखा जोखा का जितना भी अकाउंटिंग है कौन वेरीफाई करता है? ऑडिटर वेरीफाई करता है। तो ऑडिट रिपोर्ट कौन देता है? ऑडिटर देता है। तो उसी का ही तो साइन चाहिए। तो यहाँ पे जो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑडिटर्स के ही सिग्नेचर होते हैं ऑडिट रिपोर्ट पर। क्लियर है? डाउट क्लियर है? चलिए, जितने भी लोग पेड बैच से नहीं ज्वाइन है, आप सभी लोग पेड बैच को ज्वाइन कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ से आप पूरी तरीके से पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, बिफोर द वर्क ऑफ द ऑडिट इज कमेंस द ऑडिटर प्लान आउट द होल ऑफ ऑडिट एंड वर्क इज कॉल्ड। क्लियर? मतलब ऑडिट का काम शुरू होने से पहले ऑडिटर पूरे ऑडिट कार्य योजना बनाता है, तो उसे क्या कहता है, क्या कहा जाता है? मीन आप सभी जानते हैं, कोई भी अगर हम लोग वर्क करते हैं तो हम लोग सबसे पहले प्लान करते हैं ना कि आज यार ये हमें वर्क करना है तो हम कैसे इसको करेंगे। ठीक है, अगर आपको आज कोई काम करना है तो उसका प्लान आप बनाएंगे ना, कितने के घंटे में हमें ये पूरा वर्क करना है। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत है, क्या क्या हमें और भी लग सकता है हमारे इस वर्क में। ठीक है, कब तक ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, कितने लोग मिलकर इसका काम को करेंगे, तो आप प्लान डिसाइड करते हैं। तो ऐसे ऑडिटर भी करता है। ऑडिटर क्या करता है, जब कोई किसी कंपनी में ऑडिट का काम शुरू करता है तो वो पूरी तरीके से योजना बनाता है। और इसे क्या कहा जाता है? वो जो योजना बनाता है उसे कहा जाता है ऑडिट प्रोग्राम कहा जाता है। क्लियर? ऑडिट प्लान नहीं कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी को समझ रहे होंगे। ठीक है, ऑडिट प्लान नहीं होता है, ऑडिट नोट भी नहीं होता है, ऑडिट कंट्रोल भी नहीं होता है, ये ऑडिटर प्रोग्राम होता है। ठीक है, लेखा परीक्षक प्रोग्राम। बहुत सारे स्टूडेंट इस ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, ए वाले ऑप्शन में या सी वाले ऑप्शन में, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ऑडिट प्रोग्राम होता है। ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू ऑडिटर क्या करता है, अपने प्लान बनाता है कि कैसे ऑडिट करना है इस कंपनी का, कैसे सभी अकाउंट्स को वेरीफाई करना है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट ऑडिट अदरवाइज कॉल्ड एज, जो प्रबंधन लेखांकन लेखा परीक्षा नेता कहा जाता है। क्लियर? जो मैनेजमेंट ऑडिट है उसे क्या कहा जाता है? क्लियर? तो मैनेजमेंट ऑडिट में आपका सबसे पहले देखा क्या जाता है, फाइनल ऑडिट में क्या आपका होता है, कंपनी का बैलेंस शीट देखा जाता है। उसमें 2 चीज़ें रिपोर्ट निकल कर आती है कि कंपनी का टोटल एसेट्स कितना है, कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, कितना कंपनी किसी का पैसा बाकी है, कितना कंपनी का लायबिलिटी है, और कंपनी के पास कितनी एसेट्स है, कितना कंपनी के पास करंट एसेट्स है, कितना फिक्स एसेट्स है। तो इससे पूरी तरीके से मैनेजमेंट ऑडिट का इससे कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर? एफिशिएंसी ऑडिट, ये राइट आंसर है। एफिशिएंसी ऑडिट क्यों? क्योंकि प्रबंधन में आपके मैनेजमेंट ऑडिट में आपका क्या आएगा, मैनेजमेंट ऑडिट में आपके जितने कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं के ऊपर पूरी तरीके से ऑडिट किया जाता है कि कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं, क्या उन्हें अगर कंपनी द्वारा कोई टास्क दिया गया है, कोई वर्क दिया गया है, क्या वो समय पे करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या कंपनी के जो कैशियर है वो अपना पूरा वर्क सही से
नहीं, पूरे अकाउंट्स को वेरीफाई तैयार करता है कि नहीं तैयार करता है। क्लियर। अकाउंटेंट है वो कंपनी का पूरा रिपोर्ट तैयार कंपनी का जितना भी लेखा जोखा है, ट्रांजैक्शन है, क्या उसको वो पूरी तरीके से बुक्स में फीड करता है कि नहीं करता है। क्लियर। कंपनी अपने टारगेट को क्या जितने समय में निर्धारित करती है, प्लान बनाती है, क्या उसमें पूरा कर पाती है कि नहीं कर पाती है। तो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम आपका कंपनी के, ठीक है, हम कह सकते हैं जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनके ऊपर किया जाता है। ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑडिट जो आपका होता है ये कंपनी के दक्षता परीक्षा से संबंधित होता है, एफिशिएंसी ऑडिट से। कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनके काम करने की शैली को देखा जाता है, तो एफिशिएंसी ऑडिट से ही पूरी तरीके से डिपेंड रहता है। ठीक है। तो ये आपका मैनेजमेंट ऑडिट हम एक दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं, इसे हम एफिशिएंसी ऑडिट भी कह सकते हैं। क्लियर। क्योंकि इसमें पूरी तरीके से मैनेजमेंट सिस्टम की ऑडिट की जाती है। क्लियर। कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम की ऑडिट जो की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी ऑडिट कहते हैं। कॉस्ट ऑडिट आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कंपनी का जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसके बारे में ऑडिट, वो तो कॉस्ट ऑडिट में आपका आ जाएगा। क्लियर। क्लियर। एंड कैश ऑडिट क्या होगा? कैश ऑडिट भी आपका नहीं है। क्लियर। कैश ऑडिट आपका रुपए पैसे से संबंधित है, इसमें तो मैनेजमेंट का कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। तो ये नहीं होगा। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑडिट। क्लियर। देन 14 नंबर क्वेश्चन इज दिस काइंड ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड जनरली बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। मतलब इस प्रकार का जो ऑडिट होता है आमतौर पर 2 वार्षिक ऑडिट के बीच में आयोजित किया जाता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है इंटरनल ऑडिट। क्लियर। इंटरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट या आपका कंटिन्यूअस ऑडिट। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट होगा नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस ऑडिट आपका पूरे साल भर चलता रहता है। जब भी ऑडिटर समय पाता है वो कंपनी का आज कल मतलब डेली बेसिस पे भी हो सकता है, या हफ्ते भर में भी आपका ये ऑडिट होता है। हमेशा कंपनी का मतलब ऑडिटर जो होता है हमेशा सभी अकाउंट्स को वेरीफाई करता है। साल भर में समझ लीजिए ये 365 दिन में 365 दिन भी मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है। मिनिमम का कोई ऐसा नहीं है। ठीक है। मतलब ये हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है, डे बाई डे, वीकली बाई वीकली, मंथ बाई मंथ, हमेशा चलता रहता है। तो ये तो आपका नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 2 वार्षिक रिपोर्ट। क्लियर। मतलब टू एनुअल ऑडिट। अंतरिम फाइनल ऑडिट ये तो साल भर में एक बार किया जाता है। फाइनल ऑडिट जिस दिन बैलेंस शीट आपका तैयार होता है उसी दिन फाइनल ऑडिट भी किया जाता है, तो ये भी आपका नहीं है। क्लियर। ये भी आपका नहीं है। इंटरिम ऑडिट, अंतरिम लेखा परीक्षक, ये कंपनी के एम्प्लॉय द्वारा पूरी तरीके से किया जाता है। ठीक है। ये भी होता रहता है लेकिन ये 2 बार नहीं किया जाता है। क्लियर। इंटरिम ऑडिट ये एक साधारण ऑडिट होता है। ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड देन ये जो आपका राइट आंसर है इंटरनल ऑडिट। ठीक है। इंटरनल ऑडिट कंपनी के ही, इंटरनल ऑडिट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंटरनल ऑडिट कंपनी के एम्प्लॉय ही करते हैं, कंपनी के कर्मचारी जो ऑडिटर्स की तरह काम करते हैं, अपना रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार करते हैं और ये ऑडिटर्स के रूप में ही काम करते हैं। क्लियर। इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इन्हें ही चुना जाता है कंपनी के एम्प्लॉय को, और वही लोग पूरी तरीके से इंटरनल ऑडिट करते हैं कंपनी के लिए। और ये 2 एनुअल ऑडिट मतलब 2 एनुअल ऑडिट के बीच में, मतलब 2 वार्षिक ऑडिट के बीच में आयोजित किया जाता है। क्लियर। राइट आंसर। यहाँ पे 15 नंबर हम बात करें, ऑडिट डन बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द बिजनेस अंडरटेकिंग इज कॉल्ड। व्यावसायिक उपक्रम में कर्मचारियों द्वारा किया गया ऑडिट क्या कहलाता है? व्यावसायिक क्रम में कर्मचारियों द्वारा जो ऑडिट किया जाता है, कंपनी के एम्प्लॉय द्वारा जो किया जाता है उसे हम इंटरनल ऑडिट कहते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है चैप्टर पूरी तरीके से, थ्योरी आप सभी लोग पढ़े हैं। ठीक है। जितने भी लोग पेड बैच से नहीं ज्वाइन है, पेड बैच जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, पूरा थ्योरी बेस्ड क्लास चल रहा है। क्लियर। आप सभी लोग के मतलब एग्ज़ाम के लिए पूरा मैं 100% अपना दे रहा हूँ। आप सभी लोग अपने क्लास के लिए भी 100% दीजिए। क्लियर। यहाँ पे हम सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट इश्यूड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन जारी किया जाता है ऑडिट को लेकर, लेखा परीक्षा को लेकर जो इंस्ट्रक्शन जारी किया जाता है वो क्या होता है? क्लियर। स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, फाइनल ऑडिट होता है, मैनेजमेंट ऑडिट होता है, गवर्नमेंट ऑडिट होता है। तो आपका राइट आंसर है क्या? आपका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑडिट। भाई भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन होते हैं? ये सरकारी ही तो होते हैं, गवर्नमेंट ही तो होते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही तो ये पूरी तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं। क्लियर। तो ये जो रिपोर्ट जारी करते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं, उसे हम सरकारी लेखा परीक्षा कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑडिट कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? मुझे और अदर किसी ऑप्शन को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा बता रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट इश्यूड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन जारी किया जाता है ऑडिट को लेकर, लेखा परीक्षा को लेकर जो इंस्ट्रक्शन जारी किया जाता है वो क्या होता है? क्लियर। स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, फाइनल ऑडिट होता है, मैनेजमेंट ऑडिट होता है, गवर्नमेंट ऑडिट होता है। तो आपका राइट आंसर है क्या? आपका राइट आंसर है गवर्नमेंट ऑडिट।
भाई भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन होते हैं? ये सरकारी ही तो होते हैं, गवर्नमेंट ही तो होते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ही तो ये पूरी तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं। क्लियर? तो ये जो रिपोर्ट जारी करते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं, उसे हम सरकारी लेखा परीक्षा कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑडिट कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? मुझे और अदर किसी ऑप्शन को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा बता रखा है। यानी यहाँ पे 17 नंबर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्रूशियल टू परचेज डिपार्टमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा क्रय विभाग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? क्लियर? क्रय विभाग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन, सेलेक्टिंग सप्लाईज, ऑथोराइजिंग द एक्विजिशन ऑफ गुड्स, अज्यूरिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ द गुड्स। क्लियर? तो मतलब जितनी लागत को कम करना, अधिग्रहण की लागत, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं आपूर्ति का चयन करना, मतलब जो प्रोडक्ट है आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसके प्राइस को कम करना, एंड देन जितनी भी सप्लाई हो रही है उसको पूरी तरीके से चयन करना, माल के अधिग्रहण को अधिकृत करना, ठीक है, या माल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। तो आपका राइट आंसर क्या है? परचेज डिपार्टमेंट की तरफ से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्रय विभाग के लिए सबसे महत्वपूर्ण। क्रय विभाग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है ऑथोराइजिंग द एक्विजिशन ऑफ द गुड्स, माल के अधिग्रहण को पूरी तरीके से अधिकृत करना, ये पूरी तरीके से परचेज डिपार्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब माल के अधिग्रहण को अधिकृत करना, ऑथोराइजिंग द एक्विजिशन ऑफ द गुड्स। जितना भी गुड्स अभी तक प्राप्त हुआ है कंपनी को, जितना भी कंपनी ने परचेज किया हुआ है, क्लियर, कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में कह सकता हूँ, जितना अभी उन्होंने परचेज किया हुआ है, जितना गुड्स आ गया है, ठीक है, उसकी पूरी तरीके से, उसको पूरी तरीके से ऑथोराइज करना, उसका पूरा डेटा तैयार करना, उस पर रिपोर्ट तैयार करना, ये इंपॉर्टेंट होता है परचेज डिपार्टमेंट के लिए। क्लियर? मतलब जितना भी आया है पहले उसका तो हम पूरा डेटा तैयार कर लें, हम उसके कॉस्ट को लेकर क्यों बात करें कि कितने में हमें उसे सेल करना है, क्लियर, खरीदने के बाद, या आपूर्ति सप्लाई कैसे हमें करना है, ये हम क्यों देखने जाएंगे? सबसे पहले हम जितना हमें परचेज हमने किया है उसका तो हम ब्यौरा तैयार कर ले, उसको तो हम ऑथोराइज कर ले। तो ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी परचेज डिपार्टमेंट के लिए। क्लियर? देन नेक्स्ट question is the auditor is mostly likely to examine related party transaction where carefully while audit। मतलब जो ऑडिटर्स होता है वो वाउचिंग करते समय, वाउचिंग मतलब सभी वाउचर्स को वेरीफाई करते समय ऑडिट वर्क के लिए संबंधित जितने भी पार्टी होते हैं उनके लेन देन की जांच बहुत सावधानी से करता है। तो किसकी सावधानी से वो पूरी तरीके से जांच करता है? ये सभी आपके वाउचर्स हैं। किस वाउचर्स को बहुत ध्यान से करेगा? क्रेडिट सेल जितना उधार पे हुआ है, या सेल्स रिटर्न जितना वापस होकर आया है, जितना हमने सेल किया था, क्रेडिट परचेज जितना हमने उधार पे खरीदा हुआ है, या कैश परचेज जितना हमने कैश देकर हमने खरीदा है। क्लियर? कंपनी ने जितना कैश देकर खरीदा है उस पर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका होगा, बहुत सावधानी से ऑडिटर्स वेरीफाई करेगा, वो क्रेडिट परचेज होता है। जितना कंपनी ने अभी तक उधार पे खरीदा है उसकी ध्यान से वो जांच करेगा, क्योंकि अगर ये वाउचर्स पूरी तरीके से गलत हो गया, मान लीजिए कंपनी अगर 5 लाख का सामान खरीद रही है उधार पर, और वहाँ पे जो एम्प्लॉय है कंपनी का उसने क्या किया? फ्रॉड कर दिया। 5 लाख के जगह उसने 10 लाख वहाँ पे एंट्री कर दिया। कंपनी का जो एम्प्लॉय है, जो ट्रांजैक्शन बुक जिसने तैयार किया है, तो कंपनी क्या करेगी? 5 लाख की जगह 10 लाख उसको पेमेंट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर ये इंपॉर्टेंट सबसे होता है, अगर कोई भी फ्रॉड होगा तो इस पर बहुत लंबा नुकसान कंपनी को होगा। क्लियर? कैश सेल पे उतना नहीं होगा, कैश सेल अगर घटा बढ़ा दिया जाएगा तो उतना नहीं होगा, लेकिन क्रेडिट परचेज, क्योंकि क्रेडिट क्या होता है? उधार होता है, कंपनी किसी का पैसा बाकी है, और अगर इसी पैसे को बढ़ा दिया जाए तो कंपनी क्या करेगा? मतलब फ्रॉड तरीके से कंपनी का क्रेडिट परचेज और बढ़ा दिया जाए तो कंपनी क्या करेगा? उस पैसे को चुकाना पड़ेगा, कंपनी को समझ लीजिए नुकसान ही तो होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न के मामले में जितना हमने बेचा है वो वापस आ गया, कंपनी ने जितना सेल किया वो वापस आ गया, तो ऑडिटर्स शुड एग्जामिन विच डॉक्यूमेंट, ऑडिटर्स को कौन से दस्तावेज की जांच करनी चाहिए सेल्स रिटर्न के मामले में। क्लियर? तो यहाँ पे हम पूरी तरीके से आंसर से ही पूरी तरीके से क्लियर करते हैं, क्रेडिट नोट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड, ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर, इनवर्ड रिटर्न नोट्स। क्लियर? तो जितना क्रेडिट नोट्स होगा, जितना हमने क्या किया है, क्रेडिट नोट्स मतलब हम कह सकते हैं जितना हमने उधार पे पूरी तरीके से बेचा है। ठीक है, सेल्स रिटर्न आपका हुआ है तो जितना हमने उधार पे बेचा हुआ है उसकी पूरी तरीके से वाउचर्स को, दस्तावेज को या बुक्स को वो पूरी तरीके से ऑडिटर वेरीफाई करेगा। इंस्पेक्शन ऑफ रिपोर्ट एंड इनवर्ड रिटर्न नोट्स जितने भी होंगे, ठीक है, उन सभी रिपोर्ट्स को वो पूरी तरीके से वेरीफाई करेगा। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? क्लियर है आपके डाउट्स? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर है, एन ऑडिटर्स इज हेल्ड लायबल अंडर सीए एक्ट 1949 फॉर, मतलब सीए अधिनियम 1949 के तहत लेखा परीक्षक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। मतलब जो एक्ट है
पूरी तरीके से सीए एक्ट है उसमें 1949, ठीक है, के तहत एक ऑडिटर को ही पूरी तरीके से लायबल उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। कि किस लिए ठहराया जा सकता है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, व्यावसायिक कदाचार के लिए, पूरी तरीके से पर्सनल मिसकंडक्ट के लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। क्लियर है? डाउट क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब एक अगर ऑडिटर्स है, एक लेखा परीक्षक है, उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है लायबल पूरी तरीके से सीए एक्ट 1949 के थ्रू व्यावसायिक कदाचार के लिए, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए उसी पूरी तरीके से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। सीए अधिनियम मैं कह सकता हूँ सीए एक्ट 1949 के थ्रू, अंडर सीए एक्ट 1949 के थ्रू उसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है एक ऑडिटर्स को, कंपनी के एक ऑडिटर्स को। वो ऑडिटर्स कोई भी हो सकता है, इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर्स या आपका गवर्नमेंट ऑडिटर्स, कोई भी आपका हो सकता है। उसे पूरी तरीके से मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। क्लियर? तो आज की क्लास आपकी यही ओवर होती है। आई होप आपको क्लासेज अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। जितने भी क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू कॉमर्स के करा रखे हैं, ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी कॉमर्स के क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते रहते हैं। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज आपके क्लियर हो गए हैं। मॉर्निंग में इसकी एमसीक्यू सेक्शन कराया गया था एंड अभी इसका पूरी तरीके से मॉर्निंग में इसका थियरी सेक्शन कराया गया था एंड अभी इसका एमसीक्यू सेक्शन मैंने करा दिया है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी कैंडिडेट जितने भी स्टूडेंट या कैंडिडेट मैं कह सकता हूँ कॉमर्स एग्जाम की अपनी तैयारी कर रहे हैं, इनके आप सभी के एग्जाम में कॉमर्स एज ए स्पेशल सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो आप सभी लोग हमारे पेड बैच से ज्वाइन होइए। पेड बैच में आपको कॉमर्स की कंटिन्यू क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, थियरी बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड दोनों, पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एंड इन सबके साथ साथ मॉक टेस्ट वगैरह सब आपको मिलेगा। पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना है, वहाँ से आप पेड बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।